Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the question paper of CDP जो 8 दिसंबर 2019 में शिफ्ट 2 में पेपर आया था। आज मैं वो पेपर आपके लिए लेके आई हूँ जो सेकंड शिफ्ट में आया था 8 दिसंबर को। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, दैट नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन। जो नूर थी वो अपना टिफिन लेके आना भूल गई और उसने तानिया को बोला कि अपना टिफिन शेयर करो मेरे साथ। यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर माई टिफिन विद यू येस्टरडे। क्योंकि मैंने कल तेरे साथ टिफिन शेयर किया था तो आज तू मेरे साथ कर। और कोबक की थ्योरी जो थी मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें आपने पढ़े होंगे स्टेजेस और लेवल्स, राइट। तो उसमें जो नूर की स्टेटमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी स्टेज बता रही है। इट रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। कौन सी स्टेज की बात हुई है? तो सिंपल है, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन नहीं हो रहे, ओबीडियंस की बात नहीं हो रही, बीइंग नाइस तो बिल्कुल नहीं हो रहा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल। क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है कि मैंने कल तेरे लिए किया, टिट फॉर टैट स्टेज आ गई यहाँ पे। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स विद द सेकंड क्वेश्चन, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड करेक्टरिस्टिक्स। टाइपिफाइड क्या होते हैं? जो सोसाइटी बनाती है वो वाले जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड एज। तो जो सोसाइटी हमें एक मतलब टैग दे देती है मेल और फीमेल का, वो जेंडर का, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, उसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, राइट। फोर्थ ऑप्शन। नाउ कम्स विद द थर्ड क्वेश्चन, recently there have been conscious efforts to include the stories in the curriculum, right। यहाँ पे रिसेंटली क्या किया गया है कि बोला गया है कि करिकुलम में ऐसे फादर की स्टोरी को इंक्लूड करो जो घर का काम करता हो, और मदर की स्टोरी को इंक्लूड करो जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करती हूँ। मतलब इंटरचेंज कर दिया वुमेन्स के रोल को मैन से और मैन के रोल को वुमेन से। दिस मूव इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों ज़रूरी है ये सब करना? ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप को हम दूर कर सकें, भगा सकें अपने से दूर। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इट एम्स टू एलिमिनेट द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, राइट। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमने किया था जब जो एडल्ट्स होते हैं वो थोड़ा टेम्प्रेरी हेल्प देते हैं उस बच्चे को ताकि उसका करंट लेवल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हमें बहुत अच्छे से पता है, ये सिर्फ फॉर्मल स्टेज में ही आती है। हमने 4 स्टेजेस किए थे, एस, पी, सी एंड एफ, राइट। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मल में हमेशा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल थिंकिंग आती है। नाउ कम्स अप विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश। किसके अकॉर्डिंग? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल एंड कल्चर। सोसाइटी और कल्चर दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर किसी की थ्योरी है वो होती है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। तो सीधा सा आंसर है वाइगॉट्स्की। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन, drawing implications from Piaget theory of cognitive development, a teacher grade 6 to 8 in his classroom should। मतलब 6 to 8 क्लासरूम में एक टीचर को इम्प्लीकेशंस देनी है अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ प्याजे थ्योरी। जो प्याजे ने बोला, प्याजे ने क्या बोला था? प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, ताकि उसके रीज़न निकल सके उस सोल्यूशन का, ऐसी कुछ प्रॉब्लम देनी है, राइट। ये प्याजे ने बोला था। नाउ कम्स एट क्वेश्चन, एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। हॉवर्ड गार्डनर आप सबको पता है, हॉवर्ड गार्डनर ने क्या किया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। व्हाट वुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन? कौन से पर्सन का ये करेक्टरिस्टिक्स होगा जिसमें लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात हुई है तो सम्स वगैरह ही होंगे, राइम्स तो नहीं होगी, विजुअल स्पेशल वर्ल्ड नहीं होगा, पिच वगैरह नहीं होगी। उसमें क्या होगी? सेंसिटिविटी होगी एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट द पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। पैटर्न्स की बात आ गई, सीधी सी बात है, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ होगी? उसकी पैटर्न्स वगैरह में। तो सीधा सा आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन,
the process by which the child develops habits, skills, values and motives that makes them responsible productive member of society. सोसाइटी का मेंबर बनना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन ही बोलेंगे जब आपको सोसाइटी का मेंबर बनना है, राइट, सोशलाइजेशन. नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ये तो अब तो रट जाना चाहिए आपको कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, कोई भी सिंगल प्ले नहीं करता, दोनों इंटरप्ले करते हैं. नाउ कम्स 11th क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम. प्रोग्रेसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ पार्ट ले, प्रोग्रेस करे वो क्लास. कहाँ होती है, जहाँ नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाए बाय द लर्नर. सीधा सा आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन. नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. क्या होती है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव होती है. ये भी आप सबको पता ही है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको वैसे भी करवाए हैं अलग से, और यही क्वेश्चन पेपर में से था वो क्वेश्चन भी. Now comes the 13th question. A student in your class has been told again and again from different sources that people from a social group typically perform poorly in academics. और वहाँ पे आपने स्टीरियोटाइप कम करना है, तो टीचर का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर स्टीरियोटाइपिंग हटानी है, उनको स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करनी चाहिए रोल मॉडल्स की जो अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं. इससे बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा. पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, देखो इग्नोर की बात की गई है, सेकंड में कंपटीशन की बात आ गई है, फिर लीव द एकेडमिक्स की स्कूल छोड़ के चले जाओ, ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि टीचर को स्टेप लेना चाहिए स्टीरियोटाइप हटाने के लिए. वो क्या करेगा, एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे और स्टोरीज प्रेजेंट करेंगे. नाउ कम्स द 14th क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम एज यू ऑल नो, इंक्लूसिव वो होती है क्लासरूम जहाँ पे हर एक कोई इंक्लूड किया जाता है, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता. अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि हर एक बच्चे की एक अपनी एबिलिटी होती है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है, सीधी सी बात है. 15th क्वेश्चन, नाउ कम्स 15th में क्या बोला गया है, अ स्टूडेंट शोज फॉलोइंग साइंस. एक बच्चा है, ये सब साइंस शो कर रहा है, मतलब एंजाइटी अराउंड रेंडिंग, डिफ़िकल्टी है उसको वर्ड्स और लेटर्स देखने में, वोकैबुलरी सही नहीं है उसकी, उसको रिमेंबर करने में बहुत इशू आ रहा है, तो कॉमन सेंस है कि उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है. नाउ कम्स द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, अ टीचर कैन एड्रेस द नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय. कि जो एक टीचर है वो जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो उसकी नीड्स को कैसे करेंगे सही, डेवलपिंग द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. की हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना आए और टीचर भी सही से पढ़ा सके. नाउ कम 17th क्वेश्चन, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन अर क्लासरूम बाय. कि जो एक टीचर है अपनी क्लास में कैसे बच्चों को, जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं, आइडियाज़ अलग अलग आते हैं जिनके दिमाग में, तो उनको कैसे इनकरेज करेगी टीचर, बाय इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग देयर आइडियाज़. सीधी सी बात है, क्रिएटिव बच्चा, उसके आइडियाज़ को आप अप्रिशिएट करोगे तो उसके दिमाग में और आइडियाज़ आएंगे, बल्कि वो ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा. नाउ कम्स द 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग. इनमें से कौन सी लर्निंग मीनिंगफुल होगी. टेस्ट लेने से कभी मीनिंगफुल नहीं बनते, ना रिवॉर्ड देने से बनते हैं, ना ही लेक्चर देने से बनता है, वो सीधी सी बात है. शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैव द कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस वेलबींग एंड लर्निंग. बच्चे के लिए कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर का. नाउ कम्स 19th क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मीन्स एंड एनालिसिस ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स. कि एक प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो ताकि उसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सके, वही तो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. फिर आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको उनमें से जो सही लगता है वो सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हो. नाउ कम्स द 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग. टीचिंग लर्निंग के लिए सही चीज़ कौन सी नहीं है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन. ओके, पहला ऑप्शन हो सकता था एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन भी सही बात है, डायलॉग एंड डिस्कशन भी सही बात है, बट सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, बस उनकी नॉलेज बढ़ी जाए, मतलब एक्सप्लोर ना करें, तो क्या फ़ायदा ऐसी टीचिंग का. नाउ कम्स द 21st क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम.
कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में अटेंटिव नहीं है तो टीचर उनके साथ कैसे मतलब क्या करें, डील करें। तो सीधा सा आंसर है टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीज़न फॉर द डिसइंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ताकि वो टीचर देखे कि एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। नाउ कम्स 22nd क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वही होती है कि बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसकी पुरानी नॉलेज चेक करके, प्योर नॉलेज ऑफ द लर्नर। पुरानी नॉलेज होगी, नए से कनेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा बढ़िया सीख सकेगा। नाउ कम्स 23rd क्वेश्चन। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज। ये तो आप सबको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था नेव थ्योरीज क्या होती हैं। ये शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आ गया और शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हो, रिपीट हो के आते हैं कई बार शिफ्ट्स में भी। अबाउट वेरियस फिनोमेना इन दिस बैकग्राउंड टीचर को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए दिस कंसेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स। मतलब चैलेंज करना चाहिए। नेव थ्योरीज होती हैं वो खुद से थ्योरीज बना लेते हैं कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब खुद से ही अपना कुछ भी कि ये नहीं होगा, ऐसा होगा। सो टीचर को चैलेंज करना चाहिए और उनको सही बात बतानी चाहिए जो एक्चुअल में है। नाउ कम्स 24th क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निशन एंड इमोशन। देखो फिर से वही क्वेश्चन, कोग्निशन एंड इमोशन बहुत अच्छे से समझाया कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सो इट्स एन इंटरप्ले। एक चीज़ देखी है आप सबने, जबकि CDP आप पढ़ रहे हो, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इंटरप्ले होता ही होता है और कोग्निशन एंड इमोशन का इंटरप्ले होता ही होता है। नाउ कम्स द 25th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द लर्निंग। लर्निंग किस चीज़ से इफेक्टेड होती है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट होगा बच्चे का तभी वो लर्न करेगा। इमोशनल हेल्थ भी सही होनी चाहिए, पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज भी सही होनी चाहिए, सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट भी सही होना चाहिए। मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स 26th क्वेश्चन। डैश इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। मतलब आपकी नॉलेज को मीनिंगफुल कब कहा जाता है, जब सोशल इंटरैक्शंस होंगी, यहाँ पे ड्रिल और रेपिटेटिव रिकॉल है, पनिशमेंट्स है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत है, तो सही सिर्फ फर्स्ट वाला है, सोशल इंटरैक्शंस। नाउ कम्स 27th क्वेश्चन। व्हेन स्टूडेंट्स रेपिटेडली इंगेज इन एन एक्टिविटी, जैसे डिज़ाइन करना और कंडक्ट करना किसी एक्सपेरिमेंट को, राइट, टू अर्न अ रिवॉर्ड, सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए, it's directly related to that activity such as earn a star or a badge, they are likely to। मतलब सीधी सी बात है, टीचर ने बोला कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो स्टार्स मिलेंगे या आपको बैजेस मिलेंगे गुड स्टूडेंट्स के। तो ये क्या चीज़ हुई, इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ द मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, कि सिर्फ आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये काम कर रहे हो, नॉलेज के लिए नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स 28th क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड का क्या कॉन्सेप्ट है, सोशल कंस्ट्रक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये आप सबको पता ही है, सोशल और कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट 29th क्वेश्चन। बट द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड आप सबको पता है, लॉजिकली सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, बट कंक्रीटली। एब्स्ट्रैक्ट तो आपका जाके मतलब बाद में फॉर्मल में आता है, राइट। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया ही हुआ है, आपको पता ही है। फैमिली की बात हो गई तो सीधी सी बात है, फैमिली तो हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है, तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा प्राइमरी। जहाँ आ गई फैमिली वहाँ आएगा प्राइमरी, जहाँ आ गया स्कूल वहाँ तो पक्का आंसर क्या होगा, सेकेंडरी। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है और आपकी CDP ऐसे क्लियर हो जाएगी। Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.